A warm welcome to all the learners from my side. So आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर ऑल द अपकमिंग JKSSB एग्ज़ाम्स। ये आपका आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है फॉर ऑल द अपकमिंग JKSSB एग्ज़ाम्स। लेक्चर नंबर 1 में हम ओवरव्यू ले चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से। ठीक है, लेट्स गो। जो वर्ब्स हैं आपके, इनको बोला जाता है एक्शन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल कोई भी वो वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन, जैसे आपका डांसिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग आ गया, रीडिंग आ गया, कुकिंग आ गया। ये दो टाइप्स के होते हैं वर्ब्स आपके। दो टाइप्स के होते हैं, एक आ गया आपका मेन वर्ब और दूसरा आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो फर्दर टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बाय द नेम मॉडल्स, और हमने देखा था कैसे इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। अब ये जो मेन वर्ब है ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन, जबकि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये आपका दिखाते हैं एक दो चीजें दिखाते हैं ये। एक तो ये टाइम ऑफ एक्शन दिखाते हैं और दूसरा ये खुद होते हैं हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है वी आर कुकिंग। अगर तो इसमें आर ना हो, आपका सिर्फ मेन वर्ब हो जो कि है कुकिंग, वी कुकिंग की कोई सेंस नहीं बनती। तो ये एक हिसाब से आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। ठीक है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, जैसे आर है, वर है, विल बी, आपके सारे हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। और ये साथों साथ दिखाते हैं आपका टाइम ऑफ एक्शन। जैसे वी आर कुकिंग का मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही, हम अभी खाना बना रहे हैं। वी वर कुकिंग यानी हम खाना बना रहे थे, ये पास्ट आ गया। वी विल बी कुकिंग यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। इतना क्लियर है गाइस? और हाँ, ये जो मेन वर्ब होता है, वर्ब में आपकी एक हिसाब से बॉडी और माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग करते वक्त आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व हो रही होती है और माइंड भी इन्वॉल्व हो रही होती है। जैसे आपको आगे पीछे जाना पड़ता है अलग अलग बर्तन लाने के लिए, तो आप आपकी बॉडी इन्वॉल्व है और आपको याद करना पड़ता है कौन सा इंग्रेडिएंट पहले डालना है और कौन सा बाद में, उसमें आपकी माइंड इन्वॉल्व होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं, एक मेन वर्ब जो कि एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और साथों साथ टाइम ऑफ एक्शन भी दिखाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको मॉडल्स भी बोलते हैं। ओके, सो लर्नर्स, अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक है, ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक आ गया आपका बी, एक आ गया हैव, हैज, हैड, और तीसरा टाइप आ गया डू, डज, डिड। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन टाइप्स का होता है, एक आ गया बी, एक आ गया हैव, हैज, हैड, एक आ गया डू, डज, डिड। ठीक है, अब बी का मतलब क्या है? ये फॉर एग्जांपल आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एज इट इज बी दिया जाता है जब एरर करेक्शन के क्वेश्चंस हम करते हैं। बी का असल में डिटेल मतलब होता है या तो ये इज है, एम है, आर है, या वॉज है, या वर है। इतना क्लियर है? अब हम आगे एक समझते हैं कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस। कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मारिया इज डांसिंग। तो जो आपका मारिया है ना, जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मारिया आपका सब्जेक्ट आ गया, ऐसे दिखाया हुआ है। इज डांसिंग, इज आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, जब मैं आपको बता चुका हूं। डांसिंग आ गया मेन वर्ब जो कि मेन एक्शन हो रहा है। और इसमें एक और, जहां इस सेंटेंस में जो मिसिंग है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा होता मारिया इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, अगर यहाँ पे इज ऑन द फ्लोर लिखा तो फ्लोर आपका ऑब्जेक्ट बन जाता। कहाँ पे नाच रही? फ्लोर पे। तो काम किस पे हो रहा था? फ्लोर पे, तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता। तो ये आपको याद रखना है ये, कि कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस हमेशा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है आपका, जैसे मारिया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे इज है, मेन वर्ब होता है डांसिंग, और ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर, वो ऑब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है,
तो क्या क्या आता है एक सेंटेंस में? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस। और ऊपर जो मैं आपको ये बता चुका हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये तीन किस्म की होती है, बी, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। अब ये इनमें जो ये ऊपर वाली है ना लाइनें, ये आपको प्रेजेंट दिखाती हैं। जैसे डू, डज ये प्रेजेंट में आ गया, डिड पास्ट में आ गया, हैव, हैज ये भी प्रेजेंट में आ गया, हैड पास्ट में आ गया, इज, एम, आर ये भी प्रेजेंट में आ गया, लेकिन वॉज वर आ गया पास्ट में। मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, सर्कल कर चुका हूँ आपको। ठीक है, अब करते हैं सब्जेक्ट की बात। जैसे हम समझ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग। जो सब्जेक्ट होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको ये एक हिसाब से टेबल के फॉर्म में याद रखना है। वो आएगा ये सब कुछ। पहला ही, मेल के लिए शी, फीमेल के लिए इट आ गया। एनिमल्स के बारे में आप बात कर सकते हो, एनिमल्स आई मीन जिनका जेंडर आपको क्लियर नहीं है, या बेबीज जिनका जेंडर आपको क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता नहीं है जो छोटा बच्चा है लड़का है या लड़की है, तो आप बोल सकते हो इज इट अ बेबी क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, या फिर आपको कोई पपी रास्ते में दिखा, आपको पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, आप बोल सकते हो इज इट अ बिच या इज इट अ डॉग या इज इट अ पपी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स में पूछ सकते हो। फिर आपको नेम भी याद रखना है। मैं नेम का आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मारिया हमने बोला, मारिया के साथ आप इज यूज कर सकते हो, वॉज यूज कर सकते हो, हैज या डज। मारिया इज वॉकिंग, मारिया वॉज वॉकिंग, मारिया हैज मनी, मारिया डज लव एनिमल्स। ठीक है, ऐसे ही आपको नेम भी याद रखना है, ही, शी, इट, नेम और आई। अब इनके साथ कौन सा आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है? जैसे इज है, एम है, आर है, हैव, हैज, हैड, डज, डू, डज, डिड। ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी के साथ जिसमें भी, एक आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं, जिसमें भी लास्ट में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एस आएगा वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ऑलराइट लर्नर्स, जो बच गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो आपके प्लूरल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही के साथ इज भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, डज भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रॉस चेक करना हो, आप सेंटेंस बना के देख लीजिए। ही इज अ गुड मैन, ही वॉज अ गुड मैन। ठीक है, जब कोई मर जाए, ही वॉज अ गुड मैन। ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। ही डज नॉट लाइक हर, वो उसको पसंद नहीं करता। तो ये सब जगह फिट हो रहा है। इसी तरह ये शी में भी एज इट इज यूज होंगे, शी के साथ भी इज, वॉज, हैज, डज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होंगे। इट के साथ भी यही होंगे। नेम में आपको बता चुका हूं मारिया के बारे में, वो भी हो जाएगा। अब ये जो आई है ना, इसका केस हम लास्ट में देखते हैं। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स में आ गया कौन? वी आ गया, एक से ज्यादा है। दे आ गया, एक से ज्यादा है। यू जो है ना, हम असल में इसको ट्रांसलेट जब हिंदी में करते हैं हमें लगता है हम एक की बात करें, तू की, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, ये आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। यू प्लूरल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह ऑल आ गया, सब, ये भी प्लूरल आएगा। ठीक है, अब इनके साथ क्या यूज होगा? ऊपर वाला टेबल देखते हैं। जैसे वी के साथ अगर हम बात करें, ठीक है ना, वी के साथ इज यूज हो सकता है? नहीं। वी के साथ एम यूज हो सकता है? नहीं। आर हो सकता है, राइट, तो ये तभी आर लिखा हुआ है। वी के साथ हैव यूज हो सकता है? हाँ हो सकता है, तभी लिखा हुआ है। वी हैज नहीं हो सकता, तभी नहीं लिखा हुआ है। हैड नहीं हो सकता, तभी नहीं लिखा हुआ है। डू यूज हो सकता है? नहीं। डज, हाँ डू हो सकता है, यस हो सकता है, ये इधर लिखा हुआ है। डू हो सकता है, वी डू नॉट वांट दिस, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है। डज नहीं हो सकता, डज सिंगुलर के साथ हो सकता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इतना समझ गए? अब वॉज होगा या वर होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। इसी तरह वी के साथ आर, डू, वी
आर, डू, वर, हैव, ठीक है, ये यूज होगा। दे के साथ भी क्या यूज होगा, आर, डू, वर, हैव। इसी तरह यू के साथ भी ये यूज होगा, आल के साथ भी ये यूज होगा। इतना क्लियर है गाइस। अब जो आई है ना, आई में आपको ये चीजें समझनी है कि इसमें एक एक्सेप्शन आती है। आई कुछ केसेस में सिंगुलर भी होता है, यानी ये इसके अंडर आएगा, और कुछ केसेस में ये प्लूरल होता है, मतलब ये इसके अंडर भी आएगा। ये पहली एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है। आई के साथ आप एम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऊपर वाला टेबल दिखाया जाए, आई के साथ क्या होगा, आई एम भी यूज होगा, ठीक है, और वॉज भी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एबसेंट दैट डे। हैज होगा, आई हैज नहीं, ये नहीं होगा यूज, ठीक है। डज होगा, आई डज नॉट वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट आएगा, ठीक है, इसलिए डू यूज होगा, ठीक है, ये नहीं यूज होगा, ठीक है। अब आई के साथ मैंने बोल दिया आपको आई डू नॉट वॉन्ट दिस, तो ये यूज होगा, मतलब आई डू यूज होगा, इस इधर हो रहा है डू, ये वाला यूज होगा। डज नॉट नहीं यूज होगा, ठीक है ना। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, और हैव यू, आई के साथ हैव भी यूज होगा, आई हैज नहीं आएगा, ठीक है, आई हैव आएगा, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे वर के लिए, एक जगह ये यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे। इसके साथ आई वर भी आएगा, वॉज भी आएगा, और वर भी आएगा। आई के साथ वॉज भी आएगा जो कि सिंगुलर है, वर भी आएगा, वो आगे जाके हम देखेंगे। ओनली वन एक्सेप्शन है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे यही नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको बता चुका हूँ कि आई कुछ केसेस में सिंगुलर भी होता है, जबकि अदर केसेस में ये प्लूरल भी होता है। अब जो हैड और डिड है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। इसलिए इस टेबल में हमने ना हैड की बात की, ठीक है, जो यहाँ पे था, ना हमने हैड की बात की, और ना हमने डिड की बात की, ठीक है। क्लियर है ना, इधर हैड की बात हुई है, ना इधर डिड की बात हुई है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज हो सकता है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज हो सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ कि इट तब यूज होता है अगर तो नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे किसी बुक के बारे में बात हो रही हो। इज इट यूर बुक, क्वेश्चन फॉर्म में अगर हम पूछे, इंटोग्रेटरी फॉर्म में, क्या ये तुम्हारी किताब है, तो ये उधर भी होता है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बीबीज इफ द जेंडर इज नॉट क्लियर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये भी बता चुका हूँ कि यू हमेशा प्लूरल होता है। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सेंटेंसेस दिए हैं नीचे, हालांकि मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ये है, आप मानो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब लिखा है आई डैश माई वर्क, ठीक है, इसमें डू आएगा कि डज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी सेंटेंस में आपको जब कोई भी वर्ब ना मिले, आई वर्ब है नहीं, सब्जेक्ट है, माई वर्क में से कोई वर्ब है नहीं है, ठीक है। तो जब आपको कोई वर्ब ना हो दिया हुआ, तो आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब है कभी कभार वो भी आपको मेन वर्ब मानना पड़ता है। जब कोई वर्ब ना हो तब ऑक्सिलरी वर्ब भी आपका एज अ मेन वर्ब फंक्शन करता है। जैसे ये देखिए, आई डैश माई वर्क, ठीक है ना, आई डू, आई डज माई वर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आई के साथ डज नहीं आती है, आता है, ठीक है। तो ये आपका जो डू है यही आपका मेन वर्ब हो जाए, हालांकि ये मेन वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन फिर भी ये मेन वर्ब की तरफ काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे, आई हैव डैश माई वर्क। ये हैव आपको दिया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्प कर रहा है आपकी, है ना, सेंटेंस बनाने में। अब जो डू है ना, इसकी कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, आई हैव डन माई वर्क। तो जो आपका डन बन जाएगा ये आपका मेन वर्ब बन जाएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म में, ये वाली फॉर्म यूज नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, इतना क्लियर है। आगे, अब है आगे, आई डैश नॉट लाइक प्लेइंग चेस। प्लेइंग दिया हुआ है आपको मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, प्लेइंग आ गया आपका मेन वर्ब। तो ऑप्शन है नीचे, हमें कौन सा यूज करना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वही डू या डज रख लो आप। तो
डू ही यूज होगा क्योंकि आई के साथ डू ही होता है, डज नहीं होता, और ये आपका बन जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि मेन वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। अब है आगे, आई डैश अ पेन, आई हैव है, या कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपकी, और यहाँ पे ये मेन वर्ब ही रहेगा आपका, हैव, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। यहाँ पे आपको जो ये हैव है इसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी है वो आप तक है, और जो भी फॉर्म आप यूज करोगे वो मेन वर्ब ही रहेगी। तो आप ये भी लिख सकते हो आई हैव अ पेन या आई हैड अ पेन, मेरे पास है एक पेन या मेरे पास था एक पेन। ऑलराइट गाइस, आगे चलते हैं, ये देखिए, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है, आई डैश परचेज्ड अ पेन। अब कौन सी फॉर्म यूज होगी, क्योंकि आपको मेन वर्ब दिया हुआ है और उसकी टेंस भी दी हुई है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें हैड आएगा, आई हैड परचेज्ड अ पेन। तो गाइज आप दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हो, आई हैड परचेज्ड अ पेन भी आ सकता है और आई हैव परचेज्ड अ पेन भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया क्योंकि मेन वर्ब आपको दिया हुआ है इधर परचेज्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे है वी डैश बेस्ट फ्रेंड्स। अब बी में आपको समझा चुका हूं, बी में इज एम आर वर एटसेट्रा एटसेट्रा आ रहा था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिलहाल आप ये सेंटेंस याद रखिएगा, वी डैश बेस्ट फ्रेंड्स, नीचे दिया हुआ है बी, ठीक है। मैं आपको जैसे समझा चुका हूं, ब्रैकेट्स में आपको एज इट इज बी दिया जाएगा, ये वाला बी। अब इसमें इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है। तो वी के साथ आप देख लो, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स आएगा, सही आएगा, आ सकता है, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स भी आ सकता है, ठीक है। और ये आपका मेन वर्ब बन जाएगा, फिफ्थ था ना ये सिक्स्थ था, ठीक है। वी आर या वर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। लर्नर्स यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, अगर तो इसमें एक्शन होता तो ये मेन वर्ब बन जाता, लेकिन इसमें ये हमें हेल्प कर रहा है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से है वी डैश रीडिंग अ बुक, या वही सेम वी आर भी आ सकता है या वर भी आ सकता है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब होंगे रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब है आगे, वी डैश रीडिंग अ बुक, ठीक है, बी के साथ क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, वी वर रीडिंग बुक, असल में ये रिपीट हो चुका है शायद, हाँ ये रिपीट हो चुका है 2 बार। ओके, आगे चलते हैं। अब है आगे, आगे और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इनमें एरर्स ढूंढो। द गर्ल डज नॉट लाइक फ्लावर्स, यहाँ पे लाइक्स लिखा हुआ है, लाइक्स की जगह आएगा आपका लाइक, ठीक है। जैक एंड जिल इज प्लेइंग इन द गार्डन, इज आएगा ही नहीं, दो है ना तो आ रहेगा, ठीक है। वी वर रीडिंग दिस बुक, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। शी बाउड दिस कार नाउ, एक चीज देखो यहाँ पे नाउ लिखा है और यहाँ पे बाउड है ना, टेंस मैच नहीं हो रही, ये प्रेजेंट, नाउ प्रेजेंट की बात कर रहा है और बाउट पास्ट की। अब याद रखिएगा जब भी नाउन आता है उसके साथ आपको वो वाली फॉर्म यूज करनी है वर्ब की जिसमें आई एन जी आएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बन जाता है शी इज बाइंग दिस कार नाउ, क्योंकि इसमें आई एन जी आ रहा है, ठीक है लर्नर्स। आगे है द अरेबियन नाइट्स आर माई फेवरेट बुक, हालांकि इसमें अरेबियन नाइट्स लिखा हुआ है लेकिन बुक ये एक ही है, तो ये इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट, सेकेंड लास्ट है, ऑल द इंफॉर्मेशन वर रॉन्ग। एक यहाँ पे एक लर्निंग है ये, एक आप पॉइंट मान के चलो इसको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं उनको हम सिंगुलर ही मानते हैं और हमेशा मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले वी ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, हमने मेजर नहीं किया कितनी उसमें क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी हम ए लिख रहे हैं, वी ड्रैंक
आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, है ना, आई ड्रैंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, जो भी, क्योंकि अनकाउंटेबल। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन होती है आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप एंथ्रोपोस्फेयर में देख लीजिए कितनी, मतलब ह्यूमंस के पास कितनी इंफॉर्मेशन है, बी इट साइंस बी इट आर्ट्स, कोई एंड नहीं है उसका। तो इसी को हम अनकाउंटेबल मानते हैं इंफॉर्मेशन को, तभी ये वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजों के साथ आपको सिंगुलर यूज करना है। ठीक है, ओके। शी प्लेड वेल, ठीक है, टेंस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पे शी है, और शी के साथ मैंने आपको बोला सिंगुलर चीजें आती हैं, और सिंगुलर में क्या बोला था मैंने आपको, जिनमें एस आएगा वो चीजें यूज होंगे ना, तो तभी शी प्लेज वेल। ठीक है लर्नर्स, आगे बढ़। अब है एट्थ, यू डू नॉट राइट परफेक्टली इन द एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड yesterday। अब एक बात देखिए कि जब yesterday आता है ना, यानी पास्ट की बात होती है, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस आपको यूज करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, अब डू नॉट लिखा हुआ है उसकी जगह डिड नॉट आएगा। यू डिड नॉट राइट परफेक्टली इन द एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड yesterday। ठीक है, क्योंकि yesterday पास्ट टेंस की बात करें तो इसको आपको सिंपल बनाना पड़ेगा, यू डू नॉट की जगह आएगा डिड नॉट, क्योंकि हमें इसको सिंपल बनाना है। ठीक है, अब है, मैं आपको बता चुका था कि हम हर लेक्चर में अपने 5 वोकेबलरी वर्ड्स देखेंगे और 5 इडियम या फ्रेजेस कवर करेंगे हर लेक्चर के साथ, ताकि आप पे कोई बर्डन ना पड़े। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। अब है वोकेबलरी में पहला, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो मतलब खुले दिल से खर्च करता है, या वन हु स्पेंड्स लैविशली। जैसे फॉर एग्जांपल जो राजा वगैरह हुआ करते थे पुराने ज़माने, बादशाह वगैरह हुआ करते थे, वो जब तोहफे देते थे वो खुले से देते थे, आराम से, लैविशली, मतलब उनका कोई कीमत ही नहीं होती थी। एक हिसाब से वो, एक हिसाब से काफ़ी प्रीशियस चीज़ें होती, जैसे कोहिनूर दे देता था एक राजा उठा के किसी दूसरे राजे को। ऐसे ही जो आई थिंक राजा जय सिंह था, उसने अपनी एक फ्रेंड के लिए, जो ब्रिटिशर थी या फॉरेनर थी शायद, आई थिंक ब्रिटिशर ही थी वो, उसके लिए पिंक सिटी बना दी। ठीक है, तो वही होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, वो होता है वन हु स्पेंड्स लैविशली। ठीक है, अब इसका जो एंटोनियम आ गया ना, एंटोनियम होता है एंटोनियन, सॉरी एंटोनियन होता है जो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, वो आ गया माइजर, माइजर आ गया जो कंजूस होता है। ठीक है, अब है दूसरा कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग होता है, आप ऐसे रखो कि आई वेंट टू द पार्क एंड द सीनरी देयर वाज कैप्टिवेटिंग, जो आपको इन्वॉल्व कर ले पूरी तरह से, मतलब आपके होश उड़ा दे, आपको इन्वॉल्व कर ले अपनी तरफ से। ठीक है ना, वही लिखा है कैप्टिवेटिंग का मतलब, तो समथिंग विच ड्रॉज योर अटेंशन। ठीक है, अब है स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब होता है, आपने वो देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल स्नेल, है ना, स्नेल वो कैसे आराम आराम से चलता है, उसी से आप याद रखो लेजी। इसका साइनोनियम होता है लेथार्जिक, लेजी को ही लेथार्जिक भी बोलते हैं। ठीक है, बात किसकी करें, स्लॉथ की। और इसका एंटोनियम आ गया एंथुजियास्टिक। ठीक है, एंथुजियास्टिक मतलब जिसमें चाहे वो कुछ करे। ठीक है, एक्साइटेड। ड्वार्फ, ड्वार्फ आ गया आपका, जिसको बोना बोलते हो आप, वर्टिकली चैलेंज्ड। ठीक है, काफी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं वहां पे यही टर्म यूज होती है, वर्टिकली चैलेंज। ठीक है, प्लेथोरा, अब क्या होता है, ये इंग्लिश में यूज किया जाता है, ही ओपनड अ प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब प्लेंटी, प्लेथोरा आ गया प्लेंटी, बहुत ज्यादा। एंटोनियम आ गया इसका डर्थ, कमी पेशी, जो किल्लत, किल्लत जिसको बोल सकते हो, किल्लत, डर्थ, ये एंटोनियम आ गया इसका। ठीक है, एंटोनियम ही होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट का एंटोनियम आ गया माइजर या मिजर, जो आपको बोलना है। स्लॉथ का आ गया एंथुजियास्टिक एंटोनियम, प्लेंटी का आ गया डर्थ, ये प्लेथोरा का आ गया डर्थ एंटोनियम। ठीक है, अब फ्रेजेस हम देख लेते हैं। पहला फ्रेज या ईडियम जो हमें देखना है वो है टू बी सीन रेड, मतलब जब गुस्से में इंसान का मुंह लाल हो जाता है, ये वही मतलब है। टू बी सीन रेड का मतलब आ गया वेरी एंग्री, रहा याद।
ऐसे याद रखना है आपको एक इमेज बना के। जब गुस्से में इंसान होता है उसका मुंह लाल हो जाता है, उसको बोलते हैं टू बी सीन रेड, वेरी एंग्री। येलो बेलीड, ठीक है। येलो बेलीड इसका आता है लेजी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बैली उसी की निकलेगी, बैली मतलब पेट उसी का निकलेगा जो लेजी होगा। तो अब बैली से याद रखने ना लेजी पर्सन, ठीक है। टू लिव हैंड टू माउथ, टू लिव हैंड टू माउथ का होता है फॉर एग्जांपल जब एक इंसान अपनी स्टूडेंट लाइफ में होता है वो काफ़ी कम चीज़ों पे गुजारा कर सकता है, जहाँ पे वो 100 रुपये खर्च सकता है या खर्चना है उसको, वहाँ पे वो 50 रुपये खर्च के भी मान जाता है, ठीक है। वही है टू अर्न विद विच यू कैन जस्ट सेटिस्फाई योर बेसिक नीड्स। टू अर्न विद विच यू कैन जस्ट सेटिस्फाई योर बेसिक नीड्स। आगे है टू पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है टू सेलिब्रेट विक्ट्री। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मंगोलियंस थे, या ना मंगोलाइड एम्पायर था जो चंगेज खान, वो जब कहीं शहर में जाते थे किसी सिटी को उसको जीतने के लिए, तो वो उधर ब्लड शेड कर देते थे सब कुछ, बच्चे औरतें बूढ़े सबको मतलब वो किल कर देते थे, ठीक है। तो एक हिसाब से रख लो वो पेंट कर देते थे टाउन को रेड विद ब्लड। वही आ गया टू सेलिब्रेट विक्ट्री, ठीक है। आगे आता है टू सी आई टू आई। इसका मतलब ये होता है, ऐसे तो लगता है कि आंखों में आंखें डाल के देखना, नहीं वो नहीं सोचना है आपको। इसका मतलब होता है टू एग्री टू समवन, ठीक है। टू सी आई टू आई आ गया टू एग्री टू समवन। तो लर्नर्स, आपको घबराना नहीं है कि काफ़ी चीज़ें जमा हो रही हैं। ये आप जब एक दो बार पढ़ोगे और थोड़ा इमेजिन करके पढ़ोगे, आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। वर्ब्स एक्शन वर्ड दो टाइप के होते हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब यही आ गया रीडिंग कुकिंग एटसेट्रा, जिसमें बॉडी और माइंड आपकी इन्वॉल्व होती है। ऑक्सिलरी वर्ब आ गए, दो टाइप्स के और होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको मॉडल्स बोलते हैं और जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है यूज। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये है कि जो मेन वर्ब है ये एक्शन दिखाता है, जबकि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं और टाइम ऑफ एक्शन भी बताते हैं। जैसे वी आर कुकिंग, वी वर कुकिंग, वी विल बी कुकिंग, आर वर विल बी हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और ये साथों साथ टाइम दिखाते हैं, आर दिखाता है कि प्रेजेंट है, वर दिखाता है पास्ट है, विल भी दिखाता है फ्यूचर, ठीक है। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो बी होता है, या हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड है। बी समझा चुका हूं मैं आपको, इसका मतलब होता है इज, एम, आर या वॉज, वर। ये ऊपर वाले दोनों आ गए आपके प्रेजेंट टेंस, नीचे वाला आ गया पास्ट टेंस, ठीक है। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस की बात की। मारिया सब्जेक्ट, इज ऑक्सिलरी वर्ब, डांसिंग मेन वर्ब, ऑन द फ्लोर, फ्लोर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट आपके दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको क्या है याद रखना है, ही, शी, इट, नेम, आई। प्लूरल सब्जेक्ट आपको क्या याद रखना है, वी, दे, यू, ऑल, आई। अब आई जो है इसमें एक्सेप्शंस हैं काफ़ी, इसलिए इसको स्टार मार्क कर दो। ही के साथ जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हम पढ़ चुके हैं बी वाले, इनमें से जाएगा। और इनमें से क्या जाएगा, इनमें से जाएगा सिंगुलर के साथ इज, वॉज, हैज, डज। जिसमें लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर के साथ जाता है, बाकी जाएंगे प्लूरल के साथ। वी के साथ जाएगा आर, डू, वर, हैव। इसी तरह दे के साथ भी ये सारे जाएंगे, यू के साथ सारे जाएंगे, ऑल के साथ सारे जाएंगे। ही के साथ जाएगा इज, वॉज, हैज, डज। इसी तरह शी के साथ ये सारे जाएंगे, आई, इट के साथ सारे, नेम के साथ सारे, जैसे मारिया आ गया। आई में क्या जाएगा, आई में इनमें से जाएगा वॉज जाएगा और इसकी जगह एम आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये नहीं जाएंगे। आई के साथ इधर क्या जाएगा, डू जाएगा, सही। लेकिन आई हालांकि सिंगुलर में वॉज जाएगा, यहाँ पे वर भी लग सकता है इसमें, इसकी एक ही एक्सेप्शन है, और हैव जाएगा, हैज नहीं जाएगा, ठीक है, हैज नहीं जाएगा। आई के बारे में बता चुका हूं मैं, ये कुछ केसेस में सिंगुलर कुछ में प्लूरल। हैड और डिड की हमने इधर बात नहीं की, हैड और डिड की हमने इधर बात नहीं की, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी जाते हैं। इट मैं बता चुका हूँ नॉन लिविंग थिंग के साथ भी यूज हो सकता है, फॉर एग्जांपल बुक्स के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनका जेंडर क्लियर ना हो, जैसे इंक्लूडिंग बेबीज, ठीक है। यू हमेशा प्लूरल होता है। आगे बढ़ते हैं।
यह प्रैक्टिस मैं आपको करा चुका हूँ। जब कोई वर्ब ना हो तो वो ही आपका मेन वर्ब बन जाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे डू है इधर, आई डू माई वर्क। ठीक है। और अगर जो मेन वर्ब हो तो जो आपका दूसरा वर्ब है वो आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और इसको आपको इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। आगे हमने फिर प्रैक्टिस की, ये देखा, फिर हमने वोकेबलरी देखी। ठीक है ना, वोकेबलरी देख ली हमने, ईडियम्स पढ़ लिए। तो आप इनको बार बार लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, मुश्किल कुछ नहीं है। स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे। आप ये कीजिए कि अपने हाथों से नोट्स बना दीजिए इन्हीं लेक्चर्स में जो आपको लिखा हुआ है, ये फिर से आप एक बार खुद रख दीजिए। इससे क्या होगा, ये चीज़ें अपलोड हो जाएंगी आपके ब्रेन में और काफ़ी देर रिटेंशन बनी रहेगी। अगर आप इन्हीं के भरोसे रहे और आपने खुद मतलब ना रिवाइज किया, सिर्फ देखते रहे एक ही बार में, उनका उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होने वाला है। रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और अपने हाथों से नोट्स बनाइए, आपको काफ़ी फायदा होगा। इधर उधर मत भागिए इसको। इस कोर्स को अपना बेस बना लीजिए। उसके बाद आपने कुछ भी पढ़ना है, ब्लैक बुक पढ़नी है, येलो बुक पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, पढ़ते रहिए आप, लेकिन ये आपको ओवरऑल सिलेबस कवर करा देगा। तो ठीक है लर्नर्स, हमारे लेक्चर सीरीज जो चल रही है इनका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए और जल्दी से अपना सिलेबस कवर करने में अपनी खुद मदद कीजिए इन लेक्चर्स के थ्रू। ओके, टेक केयर, मिलते हैं लेक्चर 3 में। ओके, गॉड ब्लेस यू।